Hello everyone, I am your educator Shivam. Welcome to Arpita Sharma classes. Subscribe to Arpita Sharma's classes for daily news analysis, economics MCQ series, Indian polity classes, strategy related classes for UPSC, CSC and much more. You can also join our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease, for class updates and notes. Also, Arpita ma'am is also taking live classes on Unacademy Plus. Use code Sharma20 to get 10% discount. Let's start today's topic, that is Tobin tax. If I say you its definition or what is it? It is a tax on international flow of शॉर्ट टर्म कैपिटल करेंसी ट्रांजैक्शन. मतलब ये टैक्स लगाया जाता है जो भी हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है. क्यों लगाया जाता है? वी विल स्टडी अबाउट इट. इससे पहले देखते हैं कि हमें कहाँ से मिला था कॉन्सेप्ट. ये जो है हमें कॉन्सेप्ट यूएस इकोनॉमिस्ट जेम्स टॉबिन ने 1972 में बताया था. सजेस्टेड टेकिंग अ कट ऑफ ट्रेड्स टू लिमिट द करेंसी स्पेकुलेशन. देखो क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लोज होता है या आउटफ्लोज होता है ये बहुत ही वॉलेटाइल नेचर का होता है और बहुत ही स्पेक्यूलेटिव होता है. स्पेक्यूलेटिव हेयर मीन्स कि अगर आज यूएस शेयर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, रिटर्न्स हमें ज़्यादा मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिया से पैसा निकाल कर यूएस में इन्वेस्ट कर देंगे. तो यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए ए है, उसने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया, FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, तो उसने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया. यहाँ पर क्या हुआ, रेट कम हो गए, इंटरेस्ट रेट कम हो गया और यूएस में जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया. तो व्हाट ही विल डू, आज उसने इन्वेस्ट किया है, कल यूएस में रेट बढ़ गए, तो व्हाट ही विल डू, ही विल टेक आउट मनी फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इन्वेस्ट इट इन द यूएस मार्केट. ठीक है. तो इस वजह से जो है इस चीज़ को कर्व करने के लिए, ताकि इस चीज़ पर लिमिट लग सके, उन्होंने ये सजेस्ट किया था टॉबिन टैक्स. एक पॉइंट और है, जो इसका टैक्स बर्डन होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ ट्रांजैक्शन. अगर आपकी लेंथ ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो यू हैव टू पे लेस. इफ़ योर लेंथ ऑफ ट्रांजैक्शन इज लेस देन यू हैव टू पे मोर टैक्स. आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी तक. नाउ हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उन्होंने क्यों इसको प्रपोज किया था. देखो क्या हुआ था, 1971 में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था. और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, मार्केट फोर्सेस के थ्रू. और जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम हो गया, हमें पता चल गया हमारे इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होने लग गए, हमारी करेंसी स्पेकुलेशन में हमें आज पता लगा कि कल जो है राइज होने वाला है. मान लीजिए हमें ये स्पेकुलेट कर रहे हैं लोग कि यूएस की जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा यूएस में करने से, या फिर यूके में करते तो हमें और ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा. तो व्हाट विल पीपल डू, इस तरह के स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे इस तरह के स्पेकुलेशन. और जो कंट्रीज़ थी, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर हार्मफुल टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो छोटी सी कंट्रीज, जैसे बहुत छोटी छोटी कंट्रीज भी थी, उन्हें भी बहुत हार्म होने लगे. जैसे इंडिया है, दैट्स ऑल्सो अ डेवलपिंग कंट्री. यहाँ से आप पैसा एकदम से निकालोगे और दूसरे में आप लोग इन्वेस्ट कर दोगे तो यहाँ की जो आउटफ्लो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ का जो बैलेंस होगा फॉरेन एक्सचेंज का, वो एकदम से डिसबैलेंस हो जाएगा. और ये गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी वो उसको मेंटेन कर पाए. इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस. क्विक इनफ्लोज एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर एवरी कंट्री. नाउ इसका एम क्या था बिहाइंड दिस टैक्स, दैट इज लिमिटिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल इनफ्लोज विच आर वेरी स्पेकुलेटिव. जो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव होते हैं उनको लिमिट करना, वो कम से कम आ सके. इसलिए इसके मेरिट्स क्या क्या है. सबसे पहला तो वही है ऑफकोर्स, आपका जो इन्फ्लोज होगा शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव कैपिटल है वो कम हो जाएगी क्योंकि टैक्स बर्डन की वजह से.
गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक को जेस्टेशन पीरियड मिल जाएगा टैक्स की वजह से, ताकि जो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज कर सके, उसको एडजस्ट कर सके। स्लो एक्सेसिव फ्लो हो जाएगा, एकदम से नहीं आएगा, बिकॉज आपको एंट्री एग्जिट पॉइंट पर टैक्स देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट के लिए एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट सोशल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकती है। फर्दर इसके डीमेरिट्स भी हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये सारी कंट्रीज़ में नहीं है, कुछ कंट्रीज़ ने आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसे इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन मोस्टली ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि इट कैन ओनली बी सक्सेसफुल व्हेन मोस्ट ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड। यूनिवर्सली अगर सारी कर ले तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेजर कंट्रीज अगर कर लेती हैं इसे अडॉप्ट, तो शायद ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो उसी के से रिलेटेड एक चीज़ और, ऐसे फ्लो बिकम अनइवन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्हें फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत है अपनी कंट्री के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, तो इसलिए वो इस चीज़ को ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं। और दिस इज़ अ पॉइंट टू रिमेंबर, इंडिया में भी टोबिन टैक्स नहीं होता है। इंडिया में एक तरह का टैक्स लगता है, दैट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, लेकिन उसे टोबिन टैक्स की कैटेगरी में नहीं करेंगे, क्योंकि दैट पुट्स ऑन एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज़। और फर्दर आरबीआई ने जो है आजकल, आरबीआई ने लॉकिंग पीरियड भी कर रखा है कि आप मिनिमम 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो चीज़ मेजर्स ले रखे हैं इंडिया में, लेकिन दैट्स नॉट आवर टॉपिक फॉर टुडे, सो वी जस्ट फोकस ओवर हियर। इन इंडिया में आरबीआई ने एक बार कहा था कि हम लोग टोबिन टैक्स इम्पोज कर सकते हैं अगर सिचुएशन ऐसी होती है, अगर हमारी परिस्थितियाँ हमें ऐसा अलाउ करेंगी दैट वी नीड टू पुट दैट टैक्स, सो वी विल डेफिनेटली डू दैट। अगर हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के देखें कि व्हाट द IMF सेड अबाउट इट, उन्होंने कहा था कि टोबिन टैक्स जो है माइट रिड्यूस मार्केट लिक्विडिटी एंड इफेक्टिवली इंक्रीज वॉलेटिलिटी, क्लियरली कॉन्ट्ररी टू इट्स जस्टिस पर्पस। अगर टोबिन टैक्स इट कैन ऑल्सो, अगर वो आप उसके बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका जो डैमेजिंग इफेक्ट है दैट इज मच मोर देन द बेनिफिट्स। अगर वो नहीं है, अगर आप उसे इम्प्लीमेंट कर देते हो, दैट इज़ नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, तो उससे क्या होगा, आपकी मार्केट लिक्विडिटी एकदम से सब लोग पैसा निकाल लेंगे, और इफेक्टिवली जो आपकी इंक्रीज होनी थी वॉलेटिलिटी, वो इंक्रीज हो जाएगी। आपकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आते रहेंगे मार्केट में, दैट मे गो आउट ऑफ कंट्रोल। तो लेजिस्लेटर्स के लिए उन्होंने कहा था कि शुड कंसीडर टोबिन टैक्स प्रपोजल ओनली अगर इस तरह का सिमिलर इम्पोजिशन इंटरनेशनल लेवल पर हो, क्योंकि यूनिलेटरल मेजर्स जो हैं वो मोर डैमेजिंग प्रूव हो सकते हैं, जो कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए इंस्टेबिलिटी के लिए बनाया गया था। ये रिजिड कंट्रोल्स जो है अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे तो इंडिया को इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी कट ऑफ कर सकता है। सो नेक्स्ट दैट इज गाफा टैक्स। एक सेकेंड, और इकोनॉमिक रियलिटी से कट ऑफ कर सकता है और मेक द कंट्री अनकॉम्पिटेटिव भी बना सकता है उसे, ठीक है। सो दिस इज फॉर द टोबिन टैक्स। नाउ लेट्स स्टडी द गाफा टैक्स, विच इज अनदर टॉपिक फॉर टुडे। तो इसकी फुल फॉर्म है गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन टैक्स। तो बेसिकली क्या 2018 में अनाउंस किया था फ्रांस ने कि वो लोग जो हैं गाफा टैक्स लगाएंगे, और उनका एप्लीकेबल जनवरी से था 2019 से। अभी फ्यू मंथ्स बैक इटली ने भी कहा था कि वो भी इसका इनका टैक्स लगाएगी। तो लेट्स स्टडी अबाउट इट। तो फ्रांस बिकेम द फर्स्ट वन टू इम्पोज टैक्स ऑन लार्ज टेक्नोलॉजी जाइंट्स एंड इंटरनेट कंपनीज। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है, एक बेसिक क्वेश्चन, कि व्हाट इज गाफा टैक्स? इट इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन लार्ज टेक्नोलॉजी जाइंट्स एंड इंटरनेट कंपनीज, एंड विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड इट? दैट इज द फ्रांस। और ये इस परसेप्शन पे है कि जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है वो अपना जो फेयर शेयर है, मतलब जितना वो हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हम जितना ऑनलाइन सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो टैक्स रेवेन्यूज़ में इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इस वजह से उनका ये पर्पस था टैक्स को लाना, और ऑफ कोर्स ये आएगा तो रेवेन्यूज़ भी बढ़ेंगी गवर्नमेंट की। तो लेट्स सी हमें इसकी ज़रूरत क्यों थी। देखो, जो एग्जिस्टिंग टैक्स नॉर्म्स हैं, जो टैक्स लॉज बने हुए हैं कंट्रीज़ में, उनके अंदर
ऑनलाइन सर्विसेज के लिए इतना कुछ है नहीं, क्योंकि वो टैक्स लॉज काफ़ी टाइम पहले बने हुए हैं, तो ऑफकोर्स दे डिड नॉट कंसीडर दिस कॉम्पोनेंट। तो उस चीज़ के लिए जो ऑनलाइन सर्विस को रेगुलेट नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग टैक्स नॉर्म्स। टेक जाइंट्स जो हैं उनको एडवांटेज होती है वैल्यू चेन की, और जो वैल्यू चेन होती है उससे वो इंटर्न रेवेन्यू बना लेते हैं। जैसे हमारा बहुत सारा डेटा उनके पास होता है, हम लोग जैसे अमेजोन पे भी अगर हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो हमारी डिटेल्स हम लोग देते हैं, हमारे एटीएम कार्ड्स की हम लोग डिटेल देते हैं, उन्हें पता चलता है कि हम किस बैंक का एटीएम यूज़ करते हैं, हम कौन कौन सी सर्विस, हमारा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, हम उबेर का है बहुत फेमस एग्जाम्पल है। जैसे वो देख लेते हैं, जैसे अगर आप डेली एक जगह से अप एंड डाउन ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर जब उसी टाइम पे फिर मान लीजिए डिमांड ज़्यादा है उस टाइम पे, तो वो सर्च कर देता है प्राइसेस को, तो उस तरह से वो लोग उस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं। और उनके पास यूनिक एबिलिटी होती है कि वो लोग एनालाइज करते हैं बिग डेटा को, एनालिसिस करते हैं कि कहाँ से हम लोग क्या किस तरह से हम लोग रेवेन्यू मोर जनरेट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को एट्रीब्यूट करना, उस चीज़ को गवर्नमेंट के लिए या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए असेसमेंट कर पाना उस चीज़ के लिए, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और फर्दर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल बिजनेस, जो छोटे बिजनेस हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी मोर एंड मोर, तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो स्मॉल हैं, जो अपनी शॉप्स लगाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है इस टैक्स सिस्टम की। ऑफ कोर्स इट मे सर्व एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और नेक्स्ट इज द लार्ज क्रॉस बॉर्डर डिजिटल कंपनीज जो हैं वो उनको भी टैक्स किया जाएगा जिनके न्यूमरस कस्टमर्स हैं। अब कंट्रीज क्या करती हैं, वो लोग ऐसी कंट्रीज में हेडक्वार्टर्स बनाती हैं जहाँ पर उन्हें टैक्स कम देना पड़े, जिन्हें टैक्स हेवंस बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, उन्हें टैक्स कम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस तो ऐसा है, इवन इफ यू डोंट सेट अप हेडक्वार्टर्स तो भी आप उस कंट्रीज से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वहाँ पर कस्टमर बेस बना सकते हैं। तो जैसे इंडिया में बहुत सारे अमेजोन के कस्टमर्स हैं, तो उसी तरह से वो चीज़ें क्या होती हैं, वो लोग उन कंट्रीज में चले जाते हैं जहाँ टैक्स हेवन है, टू अवॉइड टैक्सेशन बाय शिफ्टिंग देयर ऑफिस टू लो टैक्स कंट्रीज। इस चीज़ को कम करने के लिए, ताकि जिस कंट्रीज़ के वो लोग कस्टमर्स को यूज़ कर रहे हैं, उस कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, वो कंट्री उनको इतना रेवेन्यू दे रहा है, तो एटलीस्ट देयर इज़ अ social responsibility, moral responsibility to pay the adequate taxes to that country। और अगर इस तरह का सिस्टम प्लेस पे आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम करा जा सकता है कि सभी कंट्रीज इसे अडॉप्ट करें, और इंटरनेशनली अवेलेबल हो जाता है बिग कंपनीज के लिए, तो उससे ट्रांसपेरेंसी भी इंप्रूव होगी, मोर सर्टेनिटी आएगी बिजनेस में, जो कि उनके लिए भी आएगी जो ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशन नहीं ले पाते हैं, और एक नेशनल टैक्स रेवेन्यूज भी बढ़ेगी ऑफकोर्स। चैलेंजेस क्या क्या, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही, इट्स नॉट ईजी टू असेस एंड क्रिएटिंग द मेथड ऑफ टैक्सेशन ऑफ दीज जाइंट टैक्स, क्योंकि आप उस चीज़ का असेसमेंट नहीं कर सकते, इट्स नॉट दैट मच ईजी। सो फर्स्ट चैलेंज यही है कि हम लोग किस तरह का सिस्टम बनाएं, किस तरह से उनको टैक्स करेंगे, वही चीज़ सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो हमारे सेकेंड है, जो हमारे डबल टैक्स एग्रीमेंट्स है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, उसको एफिकेसी के लिए, वो इसी चीज़ के, ताकि आप डबल टैक्स ना पे करें, तो उस चीज़ की भी एफिकेसी को भी अंडरमाइन करता है हमारा जो ट्रेड, बिकॉज दीज आर द यूएस कंपनीज। तो यूएस के साथ हमारा इफेक्टिवली, बिकॉज ट्रम्प ऑब्जेक्टेड दिस काइंड ऑफ टैक्स, मिस्टर ट्रम्प सॉरी, सो इट मे नेगेटिवली इफेक्ट द ट्रेड विद द यूएस एंड अदर कंट्रीज। और जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, अगर हम लोग ढंग से इसको प्रॉपरली अगर हम लोग डिज़ाइन नहीं कर पाए इस टैक्सेशन सिस्टम को, तो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जितना हमने इम्प्रूवमेंट किया है, दैट मे कम डाउन टू जीरो। अब इंडिया की केस देखते हैं। इंडिया जो है वो इक्विलाइजेशन लेवी लगाता है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 6% का उन नॉन रेजिडेंट टैक्स कंपनीज में जहाँ पर जो इंडियन रेजिडेंट्स हैं उन्होंने 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन करी है, नहीं या ग्रॉस, तो उस पर लगाते हैं फाइनेंस एक्ट 2018 में। फिर इसका स्कोप थोड़ा सा वाइड किया गया, लेकिन वो सिस्टम अभी भी अनक्लियर है। तो definitely with a consensus among all the countries, they can introduce such kind of taxation system. Thank you so much. I hope you liked the session.